Hello, aspirant. Welcome, y'all. In the last lecture, we have covered the chapter that is the ecosystem और उसके पहले हमने कवर किया था that is the organism and population class 12 की botany section को। और आज के लेक्चर में जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है इसको भी पूरा का पूरा फिनिश करेंगे और इसके बाद जो है हमारा पूरा बॉटनी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11th का तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है, दैट इज़ 11 ये जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों, और 12th का हमारा जो है बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद जो है हम 12th का जूलॉजी पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के ही क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले वाले लेक्चर्स आप अटेंड कर लिए होंगे और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म की बात कर ले या फिर हम प्लांट्स की बात कर ले, जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ की वही हमारी बायोडाइवर्सिटी है और उसकी कंजर्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है और कैसे कैसे तरह के बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है उनके बारे में पढ़ना है। उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है, वो कंजर्वेशन क्यों करनी है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है ये दिया गया था रोजन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, रोजन। और इसको जो पॉपुलराइज्ड किए थे, मतलब टर्म दे करके एक साइंटिस्ट जो कि रोजर, जिन्होंने इसको बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया, कॉइन किया, लेकिन इसकी जो पब्लिशिंग होती है, पॉपुलराइज किया, इसको पॉपुलर बनाया एक सोशियोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन। और एडवर्ड विल्सन आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। तो पॉपुलराइज्ड किनके द्वारा हुआ है, सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है दैट इज़ द एडवर्ड विल्सन। इसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डाइवर्सिटी की बात कर ले तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है टोटल हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। इसके बाद हम बात कर ले ऑर्गेनिज्म और जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो है, अगर हम एंट की बात कर ले, चींटी की, तो वो 20,000 टोटल डिफरेंट स्पीसीज़ है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ हैं इनकी। एंट की टोटल 20,000 स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ऑर्किड्स की बात कर ले तो इसकी 20,000 है। फिशेस की बात कर ले तो टोटल 28,000 28,000 है। और बीटल्स की बात कर ले तो उसमें 3 लाख जो है डिफरेंट स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, हमारे एनसीईआरटी का डाटा है। इसके बाद है हमारे पास दैट इज़ द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को किस किस लेवल्स पे जो है क्लासीफाई करा गया है, किस किस लेवल पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो 3 तरीके से, यानी कि 3 लेवल्स पे जो है इसको क्लासीफाई करा गया है। सबसे पहला लेवल है दैट इज़ द जेनेटिकली डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक तरह से डाइवर्सिटी जो होती है इस तरह से क्लासीफाई है एक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी है और तीसरी हमारे पास जो है दैट इज़ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, किस तरह से किस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको क्लासीफाई करा गया है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसमें डाइवर्सिटी सोन बाय सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल। एक सिंगल स्पीसीज जो है जो कि जेनेटिक लेवल पे कैसे डाइवर्सिटी शो करता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। और इंडिया जो है उसके पास मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस की। हमारे इंडिया में जो है मोर देन 50,000 से ज़्यादा जो है जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस की और 1,000 वेराइटीज़ है मैंगो की। तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। और जेनेटिक की बात कर ले तो वो वुल्फिया वोमिटोरिया जो है ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है इन द पोटेंशियल एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द रिजरपाइन। रिजरपाइन जो है एक तरह का केमिकल है, इसकी कंसनट्रेशन, इसकी पोटेंशियल के लिए वुल्फिया वोमिटोरिया जो है ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है। इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर ले तो यहाँ पे डाइवर्सिटी जो होती है एट स्पीसीज लेवल पे होती है। और जो वेस्टर्न घाट्स है उसके पास ग्रेटर एम्फीबियंस की स्पीसीज है डाइवर्सिटी की देन द ईस्टर्न घाट। और यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे एम्फीबियंस की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट। इसके बाद तीसरी हम बात करते हैं दैट इज़ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी जो है एट इकोसिस्टम की लेवल पे है। और यहाँ पे इंडिया में जो है डेजर्ट इन इंडिया, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, रीफ, कोरल इटीसी हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे, उसके कंपैरिजन में इंडिया के पास जो होता है ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। किस चीज़ का, डेजर्ट का, रेन कह ले, फॉरेस्ट कह ले, मैनग्रोव्स कह ले, रीफ, कोरल्स की सारी चीज़ों का। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे की बात करी गई है यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा है हमारा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि रुवल्फिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट द हायर एल्टीट्यूड, स्टोर्स मोर रिजर्व पाइन दैट ट्रीट्स द हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन होती है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर बढ़ने से हाइपरटेंशन होता है, तो उसे जो है रुवल्फिया जो होता है वो हायर एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, हमारे इंडिया में है, और ये हायर एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है स्टोर कर पाता है ज़्यादा रिजर्व पाइन को, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इन इंडिया, अर्थ पे कितने स्पीसीज हैं और इंडिया में कितने हैं, इसको हमें पढ़ना है। तो IUCN जो है 2004 के अकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, और कुछ जो साइंटिस्ट हैं, सम साइंटिस्ट सेड इट इज़ मोर देन 20 to 50 मिलियन है। रॉबर्ट मे जो है उन्होंने कहा था कि देयर कुड बी अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीसीज हमारे जो अर्थ है उस पर हो सकता है, और स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट रीजन। जो स्पीसीज का इन्वेंटरीज है, ज़्यादा इन्वेंशंस है, वो ज़्यादा कंप्लीट है कहाँ पे, टेम्परेट वाले एरियाज में। इसके बाद आउट ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ, सारे स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पे जितने भी तरह के स्पीसीज हैं उसमें से 70% जो है हमारे पास क्या है, एनिमल्स है, और उस 70% का 70% क्या है, इंसेक्ट है। तो ये आपको डाटा याद होना ही चाहिए कि हमारे जो अर्थ है उस पर अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है एनिमल्स है, और उस 70% का 70% क्या है, इंसेक्ट है। और यहाँ पे फंजाई जो है उसका जो रेशियो है वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मेमल्स, इन चारों को मिला करके जो है हाईएस्ट मैक्सिमम जो है इसका डाटा है, मैक्सिमम स्पीसीज है हमारे फंजाई का, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्लांट और फंजाई जो है मिलके ये 22% है टोटल स्पीसीज का, और टोटल स्पीसीज का ये 22% होता है, और इंडिया ऑक्यूपाई करता है अप्रॉक्सीमेटली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड का, और मतलब हमारी जो वर्ल्ड की जो लैंड है उसमें 2.4% ही इंडिया मतलब ऑक्यूपाई करता है लैंड को, लेकिन कंट्रीब्यूट करता है बायोडाइवर्सिटी में 8.1% बायोडाइवर्सिटी ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे वर्ल्ड का। इसके बाद इंडिया इज अमॉन्ग, इसलिए इंडिया को जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया जो है 4 नंबर पे है हमारा। इसके बाद जो है इंडिया हैज़ मोर देन 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 90,000 एनिमल स्पीसीज। हमारे इंडिया में जो है 45,000 प्लांट की स्पीसीज है, और 90,000 से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज हैं। 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया और डिस्कवर टू बी इन इंडिया। हमारे इंडिया में अभी 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख एनिमल स्पीसीज जो है उसका डिस्कवर या फिर एक्सप्लोर होना बाकी है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ अबंडेंस इन वेरियस ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो वर्टिब्रेट्स में जो है हाफ जो होता है, तो वर्टिब्रेट्स जो टोटल इसमें से हाफ जो है हमारे पास फिशेस हैं, मछलियां हैं, और उसके बाद मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस जो है वो आधे में है। तो सबसे ज़्यादा जो है वर्टिब्रेट्स में फिशेस हैं, उसके बाद इधर मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियंस जो है ये चारों हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे 70% इंसेक्ट्स है, तो ये 70% यहाँ पे मैक्सिमम दिखाया रखा है। उसके बाद मोलस्क, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप जो है वो इनवर्टिब्रेट के अंदर ऐसे है। प्लांट्स की बात कर ले तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास फंजाई है, फिर एंजियोस्पर्म है, नीचे जो है एल्गी और लाइकन्स है, ऊपर मॉसेस, फर्न्स एंड एलीज है। तो प्लांट्स पे ये आपको याद रखना है। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए कि वर्टिब्रेट में जो है फिशेस आधा है, उसके बाद MBR है, RA है, यानी कि मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियंस है। उसके बाद ये इंसेक्ट 70% है, मोलस्क, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप्स हैं। उसके बाद प्लांट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फंजाई, एंजियोस्पर्म है, एल्गी, लाइकन और मॉसेस, फर्न्स एंड एलीज है। तो ये आपको याद होना चाहिए, डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्ट डायग्राम जो है वो दे देता है हमारे मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एंजियोस्पर्म जो है आर मोस्ट अबंडेंट एंड डोमिनेटिंग प्लांट्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो सबसे पहले जो होता है वो हमें देखना है कि हमारे जो सन की रेज है वो उसके हिसाब से अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमारा जो बीच में होता है ट्रॉपिक्स, ठीक है, बीच में ट्रॉपिक्स है, और उसके ऊपर टेम्परेट है, टेम्परेट के ऊपर पोलर रीजन है, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेट है, बीच में ट्रॉपिक्स है, टेम्परेट है और फिर पोलर रीजन है। तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिक्स की बात कर ले तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ पड़ता है। इधर ट्रॉपिक्स से ऊपर ये ट्रॉपिक्स वाला लाइन है, और ऊपर जो है नीचे जो है हमारे पास 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये टेम्परेट के ऊपर मतलब ट्रॉपिक्स वाली रीजन में ही बात कर ले तो इस लाइन के ऊपर जो है हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है। ऐसे ही सेम ऊपर होगा।
दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे होगा 66.5 डिग्री साउथ। तो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा। वैसे ही यहाँ पे जो है पोलर रीजन में 90 डिग्री नॉर्थ पोल और नीचे है 90 डिग्री साउथ पोल। तो ये हमारा ऊपर पोलर रीजन है, उसके बाद टेम्परेट है और बीच में जो है हमारा ट्रॉपिक्स है। ठीक है, ट्रॉपिक रीजन की अगर हम बात कर ले तो ट्रॉपिक रीजन में जो सोलर इनपुट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि सोलर इनपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जितना ज़्यादा सोलर इनपुट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी ज़्यादा प्लांट जो है वो खाना बनाएगा, क्योंकि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद जितनी ज़्यादा खाना बनेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा, उसके बाद उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे ही क्या होता है, चलता है। तो सोलर इनपुट काफ़ी हाई होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। डिस्टर्बेंसेज वहाँ पे कम है ट्रॉपिक्स रीजन में, इसलिए स्पेसिएशन और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। ट्रॉपिक रीजन जो होता है लेस सीजनल वेरिएशंस आते हैं उसमें, और इसलिए नीचे जो है उसकी स्पेशलाइजेशन काफ़ी हाई होती है। टेम्परेट रीजन्स की बात कर ले तो यहाँ पे सोलर इनपुट जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। डिस्टर्बेंसेज यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जैसे ग्लेसिएशंस हो जाता है, फ्रिक्वेंटली ग्लेसिएशंस वगैरह होती है टेम्परेट रीजन में। ठंडा रीजन होता है तो यहाँ पे ग्लेसिएशंस काफ़ी तेज़ी से होती है। तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन जो है सोलर इनपुट कम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर मोर स्पीसीज इन द ट्रॉपिक्स एरिया, जो है उसमें जो स्पीसीज है वो काफ़ी ज़्यादा है देन इन द टेम्परेट एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये इसके बाद हम चलते हैं दैट इज़ कुछ और बातें समझने के लिए, जैसे कि 71 डिग्री नॉर्थ ग्रीनलैंड जो है जहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे बर्ड की स्पीसीज़ की बात करी गई है। तो यहाँ पे 56 बर्ड स्पीसीज़ हैं। उसके बाद 41 डिग्री जो है न्यूयॉर्क की तरफ जो है 105 बर्ड की स्पीसीज़ है। इक्वेटर के नज़दीक जो है हमारे पास इंडिया में इक्वेटर, नियर इक्वेटर हमारे इंडिया में पड़ता है और यहाँ पे 1200 स्पीसीज़ हैं टोटल। 0 डिग्री जो है कोलंबिया की तरफ पड़ता है और ये 1400 बर्ड की स्पीसीज़ है। तो यहाँ पे देखा क्या गया है, देखो सबसे पहले अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी इक्वेटर की तरफ पड़ती है। तो इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स यानी कि यहाँ पे ठंडी एरिया होगी और यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है वो घटता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में। तो ये पूरा इक्वेटर में पड़ता है और यहाँ पे नियर इक्वेटर इंडिया है। तो यहाँ से जो है बर्ड की स्पीसीज क्या हो रही है, 1400 से 1200, फिर 105 एंड 56 बर्ड की स्पीसीज होती जा रही है। तो ये डिक्रीज होता रहता है नंबर ऑफ स्पीसीज इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तब। इसके बाद हम बात कर ले ट्रॉपिक रीजन, जैसे कि इक्वेटर जो है हैज़ अप्रॉक्सीमेटली अप टू 10x, मतलब 10 गुना ज़्यादा जो होता है वो वेस्कुलर प्लांट है एज कम्पेयर टू अ टेम्परेट फॉरेस्ट से 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट है कहाँ पे, ट्रॉपिक रीजन में। इसके बाद हम बात करते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हो लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। लंग्स ऑफ द प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारे टोटल अर्थ का जो है अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन जो है वो ये बनाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। और मोर देन 2 मिलियन स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड हेयर, यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। इसके पास जो है कितने तरह के जो है स्पीसीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है डाटा आपको याद होना चाहिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो 1,25,000 जो है इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 40,000 जो है वो प्लांट्स हैं, 1300 जो है बर्ड्स है, 427 जो है एम्फीबियंस और मेमल्स की स्पीसीज़ है, और 378 जो है हमारे पास रेप्टाइल्स है। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ द स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है इसको प्रपोज किया गया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट के द्वारा जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ये कहता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहता है, स्पीसीज की रिचनेस विद इन अ रीजन इंक्रीजेस। एक स्पीसीज की रिचनेस एक रीजन में, एक एरिया में तब इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। जितनी ज़्यादा एरिया बढ़ती है उतनी ज़्यादा स्पीसीज बढ़ती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, लेकिन उसमें भी एक लिमिट तक ही। और इसका ग्राफ जो है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे स्पीसीज रिचनेस की बात कर ले और एरिया की बात कर ले तो यहाँ पे दो ग्राफ है। एक है हमारे पास लॉग की ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन जाती है जिसमें लॉग एस इक्वल होता है लॉग सी प्लस जेड लॉग ए के। अभी मैं आपको बताती हूँ लॉग एस, लॉग एस सी और ए जेड ये सब क्या है।
इसके बाद जो है एक ग्राफ जो है हमारा बनता है वो s इक्वल्स टू सी ए टू दी पावर z होता है, जहाँ पे ये आता है इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, लॉग वाला ग्राफ जो है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि होता है s इक्वल्स टू सी ए टू दी पावर z। ठीक है, s जो है वो है स्पीसीज की रिचनेस, a एरिया है, y c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है, z जो है इसको हम स्लोप या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मींस रेसिस्टेंस, इसका मतलब होता है रेसिस्टेंस। अगर z का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कर्व जो होगा वो क्या होगा, स्टीपर हो जाएगा। z की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कर्व उतनी क्या होगी, स्टीपर होगी। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजिंग विथ एरिया विल बी लेस, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो रहा है विथ एरिया, वो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जेड की वैल्यू अगर 0.1 से 0.2 के बीच में आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, फॉर लार्ज एरिया के लिए जैसे कि होल कॉन्टिनेंट की अगर बात करी गई है तो वहाँ पे जेड की वैल्यू जो होती है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, वो 0.6 से 1.2 के बीच में होती है और ये स्टीपर कर्व बनता है इसका। जेड इक्वल्स टू 1.15 जो है वो फ्रूगीवोरस यानी कि फ्रूट ईटिंग वाले के लिए होता है, बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंटिनेंट्स। तो आपको डाटा अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज द इम्पोर्टेंस क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी की। तो इकोसिस्टम विथ मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द इकोसिस्टम विद द लेस स्पीसीज। जिस इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द इकोसिस्टम विद द लेस स्पीसीज। जहाँ पे स्पीसीज जो है वो कम है जिस इकोसिस्टम में, उससे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है इकोसिस्टम जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज होता है। इसके बाद इसमें क्या होगा कि ऐसा होने से ड्यू टू लेस वेरिएशंस, सीजनल वेरिएशंस जो है अगर कम होगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी इन ईयर टू ईयर और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होगी। ठीक है, मोर रेसिस्टेंस एंड रेजिलियंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेशंस दैट मे बी मैन मेड और नेचुरल। अगर रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, रेजिलियंस जो होगा ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस पे, दैट मे वो अगर ज़्यादा होगी, दैट टू बी वो मैन मेड या फिर नेचुरल भी हो सकती है। मोर रेसिस्टेंट टू इन्वेजन्स ऑफ द एलियन स्पीसीज जो है उसकी उससे इन्वेजन्स जो है एलियन स्पीसीज की इन्वेजन्स के लिए अगर ज़्यादा रेसिस्टेंट है तो वो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं डेविड टिलमैन, ही परफॉर्म्ड ए लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द आउटडोर प्लॉट्स वेयर ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कंक्लूड किया दैट द प्लॉट विद द इंक्रीजिंग स्पीसीज इज शोइंग लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन द बायोमास। अगर स्पीसीज की जो है वो स्पीसीज बढ़ती है, लेस शोइंग द लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस, स्पीसीज की संख्या जितनी ज़्यादा होती है तो ईयर टू ईयर वेरिएशंस जो है बायोमास में उसकी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और ऐसा होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी उसकी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो डेविड टिलमैन जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था आउटडोर प्लॉट्स के बारे में, तो ये आपको याद होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको याद होना चाहिए कि स्पीसीज की संख्या जितनी ज़्यादा, ईयर टू ईयर वेरिएशंस उतना क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इन्होंने सबसे पहले इसको जो है एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट जो है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दिए थे, गिवन बाय द पॉल इलरिच। आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए, पॉल इलरिच के द्वारा। एंड ही कंसिडर्ड एरोप्लेन जो है उसको इकोसिस्टम माने। इसके बाद रिवेट या बोल्ट जिसको कहते हैं उसको स्पीसीज माने, और विंग जो है उसको की स्पीसीज माने। की स्पीसीज जो है ये कनेक्ट करता है डिफरेंट फूड चेन्स को, और अगर इफ की स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इकोसिस्टम विल गेट हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एक एरोप्लेन की बात करी गई है, हाइपोथेसिस में एरोप्लेन को कंसिडर किया गया है, तो एरोप्लेन से अगर विंग हटा देंगे तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, एज की स्पीसीज प्लेज मेनी क्रिटिकल फंक्शन रोल इन एन इकोसिस्टम। जैसे इकोसिस्टम में जो है की स्पीसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये जो है डिफरेंट फूड चेन्स जो है उसको कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ, दैट इज IUCN 2004 के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है रेड लिस्ट डाटा डॉक्यूमेंट निकाला गया था IUCN 2004 में, जिसमें कंसिडर किया गया था इंडेंजर्ड स्पीसीज को। और यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज अराउंड 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 साल में जो है हमारे पास 784 स्पीसीज वो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसमें से 359 जो है स्पीसीज है इनवर्टिब्रेट्स के। उसके बाद 338 स्पीसीज जो है वो वर्टिब्रेट्स के हैं, और 87 जो स्पीसीज है वो प्लांट्स के हैं। लास्ट जो है 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज डिसअपियर हुआ है, और अराउंड 15,500 स्पीसीज जो है आर फिश
फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो है मतलब एक्सटिंक्ट होना फेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आउट ऑफ विच अराउंड 700 जो है वो 700, इसमें से 15,500 में से 700 क्या है हमारे इंडिया से हैं जो कि फेस कर रहे हैं द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। इसके बाद रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुआ है, ये डाटा आपको एनसीईआरटी का आपको याद रखना है। रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुआ है उसमें उसका नेटिव एरिया कहाँ से है वो आपको याद रखना है कि डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस से, क्वागा जो है ये अफ्रीका से, इसके बाद थाइलरशीन जो है थाइलरशीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर शी काउ जो है ये रसिया से, और बाली जवान और कैस्पियन जो है ये 3 सब स्पीसीज़ है टाइगर का, ये सारी जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुआ है उसका नेटिव एरिया ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। इसके बाद जो स्पीसीज़ जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीसीज़ जो एक्सटिंक्शन जो है उसका थ्रेट फेस कर रहे हैं उसका डाटा आपको याद रखना है। एम्फीबियंस जो है वो 32% फेस कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म 31%, मैमल्स की बात कर ले तो ये 23%, बर्ड्स 12% और एम्फीबियंस जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए। और जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब तक ह्यूमन अपीयर हुआ अर्थ पे, तब तक 5 एपिसोड जो है मास एक्सटिंक्शन का है ऑलरेडी अकर्ड, मतलब तब तक 5 जो एपिसोड्स हैं एक्सटिंक्शन का वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो है हमारा 6th एपिसोड चल रहा है, इज़ इन प्रोग्रेस एंड इज शेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स, बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 से 1000 मतलब ज़्यादा गुना जो है फास्टर ये एक्सटिंक्शन हो रहा है देन द प्रीवियस एपिसोड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से है 100 से 1000 गुना ज़्यादा रेट से, काफ़ी रेट से जो है यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रहा है हमारे 6th एपिसोड का भी, और 5 ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, दैट इज़ फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले। रीजन्स क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है, इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती है, तो 4 तरह से इसको रीजंस को क्लासिफाई किया गया है। इसको हम कहते हैं एक साथ एविल क्वार्टेट, तो आपको नाम याद रखना है कि एविल क्वार्टेट जो है ये रीजंस है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जिसको 4 रीजंस कहा जाता है, 4 रीजंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन जो है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मेजर रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो ये आपको नाम याद रखना है, दैट इज द हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है, इसमें क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जो कि कवर करता है 14% ऑफ द अर्थ लैंड विच इज़ नाउ ओनली 6%, जो कि पहले 14% कवर कर रहा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे अर्थ के लैंड का, अब वो घट के जो है 6% हो गया है, तो ये इससे हैबिटेट का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इज़ ऑल्सो कट डाउन हेविली टू ग्रो, सोयाबीन की उगाने के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है, एंड टू मेक ग्रास लैंड फॉर द रेजिंग बीफ कैटल्स जो है, इसके लिए ग्रासलैंड बनाने के लिए भी रेजिंग बीफ कैटल्स जो है उसके चढ़ने के लिए, उसके रेजिंग के लिए जो है इसको किया जा रहा है, उसको कट किया जा रहा है, तो इससे भी हमारा लॉस हो रहा है। जो माइग्रेटरी मैमल्स और बर्ड्स हैं विच रिक्वायर लार्ज टेरिटरी आर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन के वजह से, जो माइग्रेटरी मैमल्स और बर्ड्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रहे हैं वो सब भी। इसके बाद है दूसरा हमारे पास रीजन, दैट इज़ दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर नीड जो है वो ग्रीड में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लास्ट 500 साल में एनिमल्स लाइक पैसेंजर पीजन एंड द स्टीलर शी काउ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से पैसेंजर पीजन और स्टीलर शी काउ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 500 साल में, और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ द मैरीन फिशेस जो है इसकी वजह से भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज़ द एलियन स्पीसीज इन्वेशन। बाहर से जो किसी स्पीसीज़ की इन्वेशन की वजह से हमारे जो इंडेमिक जो चीज़ें हैं उसकी एक्सटिंक्शन हो रही है, जैसे नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द 200 स्पीसीज ऑफ द चिचलिड फिशेज इन द लेक। जो चिचलिड फिशेज हैं उसमें उसकी 200 स्पीसीज जो है लेक में इंट्रोडक्शन होने की वजह से, जो कि नील पर्च इंट्रोड्यूस हो गया है लेक विक्टोरिया के साउथ मतलब ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नील पर्च की इंट्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे 200 स्पीसीज जो है चिचलिड फिशेस की उसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। अफ्रीकन कैटफिश जिसको क्लेडियास गेरीपाइनस कहते हैं आर कॉजिंग द स्ट्रेस
टू इंडिजिनस कैट फिशेस इन द इंडियन रिवर्स में जो है क्लेडियास गैरीपाइनस जो है मछली है आर कॉजिंग द स्ट्रेस टू द इंडिजिनस कैट फिशेस इन द इंडियन रिवर्स। कैरेट ग्रास जिसको पार्थेनियम कहा जाता है, लंटाना एंड द वाटर हैशिंथ आइकॉर्निया जिसको कहते हैं, ये सब भी क्या है इन्वेसिव वीड्स है। और इससे क्या हो रहा है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन होने की वजह से यहाँ की जो इंडेमिक स्पीसीज है उसकी एक्सटिंक्शन हो रही है। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन बेसिकली देखा जाता है कंपल्सरी रिलेशनशिप में, ये देखा जाता है जहाँ पे एक पॉलिनेटर जो है गेट एक्सटिंक्ट हो जाता है, अगर उसका पार्टनर प्लांट जो है वो अगर एक्सटिंक्ट हो गया है तो उसका पॉलिनेटर जो है वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। अगर होस्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गया है तो उसका पैरासाइट भी क्या होगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्यों जरूरत पड़ती है हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल लीड टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस काफ़ी होगा तो इससे क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। दूसरा, डिक्रीज टू द रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट, जो सूखा पड़ता है उससे क्या होगा, उसकी रेसिस्टेंस मतलब इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज जो है उसके लिए रेसिस्टेंस नहीं हो पाएंगे हम। उसके बाद जो है वेरिएशंस इन प्लांट प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तीन तरह की हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। आर्गूमेंट्स क्या कहता है, जैसे नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और इथिकल आर्गूमेंट्स या फिर यूटिलिटेरियन। इसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन है वो डिराइव करते हैं मेनी डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है हमें फ्रॉम द नेचर। डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया, फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, मेडिसिन। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25% जो है वो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द 25,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट की जो 25,000 स्पीसीज है उससे डायरेक्टली हम लेते हैं मेडिसिन, वो भी मोर देन 25%। तो ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली जो भी ले रहे हैं हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फ्रॉम हमारे इकोसिस्टम से, तो ये हमारे नैरो यूटिलिटेरियन के अंदर आता है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर आता है दे आर मेनी थिंग्स जहाँ पे प्राइस टैग जो है वो प्लेस नहीं होता है, जैसे कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं नेचर से, पॉलिनेशन जो होती है बीज के द्वारा, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, उसके बाद एस्थेटिक प्लेजर, ये सारी चीज़ें ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर आता है। इसके बाद है हमारे पास तीसरी, दैट इज दी इथिकल आर्गुमेंट। इथिकल आर्गुमेंट जो है आवर मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर बीइंग ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ सो दैट आवर कमिंग द जनरेशन कैन ऑल्सो सी। मतलब इथिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि हमारा मोरल ड्यूटी है ताकि हम उन चीज़ों की केयर कर सके। या तो वो नैरो के अंदर आता है या ब्रॉड के अंदर आता है, किसी भी के भी अंदर आ रहा है, तो उसका बचाव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारी कमिंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन्स हैं, वो भी उस चीज़ों को देख सके, उसका फ़ायदा उठा सके, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है और उसको कंजर्व करना है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अब दो तरीका है, दो मोड्स है कंजर्वेशन का। एक इन सिटू कंजर्व कर सकते हैं, दूसरा एक्स सिटू कंजर्व कर सकते हैं। इन सिटू जो है इसको ऑन साइट कहते हैं, और यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम को। जैसे मान लेते हैं इकोसिस्टम के अंदर हमारा फॉरेस्ट आ गया या ग्रासलैंड वाला एरिया आ गया, मान लेते हैं फॉरेस्ट वाला एरिया ही हमारा, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, इसके अंदर पूरा का पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम इट ऑटोमेटिकली, और जैसे ही हम उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे हमारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, पूरा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, उस इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है एक्स सिटू, जिसको ऑफ साइट कहते हैं। ऑफ साइट में इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसका नुकसान होने वाला है या होगा, जिसकी नुकसान हो रही है, ये भी आर टुक आउट फ्रॉम देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है और उसको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखना। एक्स सिटू ऑफ साइड, बाहर कहीं किसी दूसरे उसका नेचुरल इन्वायरमेंट में रखना, उसको थ्रेटेंड स्पीसीज उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखना, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है। इसके बाद है हमारे पास दैट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है रीजन जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीसीज होता है, और ये वो रीजन्स होता है विद हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म होता है, टू विच मीन्स दैट द स्पीसीज प्रेजेंट हेयर आर वेरी कन्फाइंड एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, वो जो भी स्पीसीज होगा वो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होंगे और वो किसी और जगह नहीं मिलेंगे, वो यही के होंगे। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म देखा जाता है, हाई नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे देखा जाता है। दे आर टोटल जो है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे जो है
अर्थ पे, उसमें से 3 जो है हमारे पास क्या है, इंडियंस है। इंडियन वाले 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहली है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा और तीसरा हमारे पास क्या है, दैट इज़ द हिमालय। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। हॉटस्पॉट जो है ये कवर करता है 2% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ बट कंटेन्स मोर देन 30% स्पीसीज। हॉटस्पॉट जो है 2% लैंड का मतलब अर्थ के लैंड का 2% कवर कर रहा है, लेकिन 30% स्पीसीज जो है उसके अंदर कंटेन होता है। उस छोटे से एरिया में, छोटे से लैंड की जो एरिया है उसमें इतना ज़्यादा स्पीसीज है, तो हॉटस्पॉट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो है टोटल 14 है नंबर में, नेशनल पार्क टोटल 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 448 है नंबर में। और ऑल्सो इन सिटू मेथड्स, ये भी इन सिटू मेथड है जिसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को भी। सेक्रेड ग्रुप जो है इसके अंदर आता है हमारे पास खासी है अंदर, जयंतिया हिल मेघालय का, अरावली हिल जो है राजस्थान का, और यहाँ से डायरेक्टली PYQ आ चुका है, आगे भी आएगा। सतजुगा चंदा एंड द बस्तर रीजन जो है मध्य प्रदेश का, इसको भी बचाना, सेक्रेड ग्रुप को भी बचाना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। तो यहाँ तक है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, और ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। NCERT के हर एक पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है, हर एक पॉइंट को मैंने लिखा है, और सारे जो वर्ड्स रहते हैं, टोटल वर्ड्स मैं खुद से लिखती हूँ, और हैंड रिटन नोट्स है आपके लिए, ब्यूटीफुली डिजाइंड है, ब्यूटीफुली मैं क्रिएट करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।